गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबको बहुत बहुत आज का दिन शुभ हो, शुभकामनाएं आप सबको। और साथ में ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। आज दिल्ली चुनाव यानी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है और उस रिजल्ट की बारीकियों को हम समझेंगे, उसको बहुत नज़दीक से देखने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज सरकार दिल्ली में किसकी बनने जा रही है, जनता ने किसको चुना है। सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे और हमारे तमाम साथी विश्लेषक आप सबके बीच रहेंगे और अपने विश्लेषण से बहुत कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों में से पिछली बार यानी 2020 में बम्पर जीत हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों के साथ। 62 सीटें आम आदमी पार्टी को और 8 सीट जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन 2020 की बात कर रहा हूं। लेकिन 2025 में क्या यही होगा या कुछ और होगा? एग्जिट पोल, हालांकि डीबी लाइव का एग्जिट पोल जो है वो जो आंकड़े दे रहा है उससे उलट तमाम एग्जिट पोल आंकड़े दे रहे हैं। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की हैट्रिक बनने जा रही है, यानी फिर से आम आदमी पार्टी, लेकिन उतना नहीं, 62 नहीं बल्कि 40 से 46 सीटों के बीच रह सकती है आम आदमी पार्टी की सीटें और बीजेपी को 22 से 28 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 और अदर्स को भी 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बाकी जितने भी एग्जिट पोल हैं एक आध को छोड़कर सब ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, ना ही सिर्फ बढ़ रही हैं बल्कि बीजेपी सरकार बना रही है, सत्ता पर काबिज होने जा रही है। क्या कुछ होगा ये तो कुछ घंटों में आप तक हम पहुंचा ही देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज की जनता ने चुना किसे है और आखिर किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया और किसकी कितनी भागीदारी रही, किसने कितनी मेहनत की, किस पार्टी ने कितनी मेहनत की, ये सब कुछ हम जानेंगे। साथ साथ ये भी समझेंगे कि आखिर सेंटर्स पे जो काउंटिंग सेंटर्स है वहां क्या हो रहा है। वहां से हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से, दिल्ली के अलग अलग सेंटर से, काउंटिंग सेंटर से आप तक जुड़ेंगे और वहां का सूरत हाल बताएंगे। तो बहुत कुछ है आज है दोस्तों। आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको और नमस्कार आप सबको। सबसे बड़ा दिन आज का दिल्ली के लिहाज से, इस देश के लिहाज से। दिल्ली है तो दिल्ली राजधानी भी है, इसलिए इस देश के लिहाज से भी कह सकते हैं। और लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे, यह भी जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो। चुनाव आयोग क्यों आखिर सुर्खियों में बना रहता है? चुनाव आयोग क्यों आखिर कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी, ट्रांसपेरेंसी की कमी झेल रहा है? चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। कल राहुल गांधी ने कुछ एक आरोप लगाए थे, आप याद कीजिए। राहुल गांधी के साथ संजय राउत थे और सुप्रिया सुले थी। महाराष्ट्र में जो चुनाव पिछले दिनों बीता है, यानी कि वहां जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में कहीं धांधली हुई है, ऐसा कहना है विपक्षी दलों का, जिसमें राहुल गांधी सबसे ऊपर हैं, उनके साथ साथ संजय राउत, सुप्रिया सुले, ये तमाम नेता, क्योंकि वहां 3 दलों का एक मजबूत गठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, ये तीनों गुट मिलकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में इन्होंने किया। लेकिन क्या ऐसी ही नौबत फिर आएगी यहां दिल्ली में, दिल्ली चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद, या दिल्ली का रिजल्ट जो है बिल्कुल पाक साफ होगा? लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं कि 60.54% की पोलिंग हुई, जो पिछली दफा जो 62 दशमलव कुछ परसेंट यानी लगभग 63%, 63% 2020 में जो पोलिंग हुई थी उससे लगभग 3% की कमी है। ये कमी क्यों आई, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन दोनों से आपका परिचय करवाता हूं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और समीर आत्मज मिश्र जी हैं। आप दोनों को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार आप सबको। और दोस्तों एक बार फिर से आप सबको नमस्कार करता हूं और सीधा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक ओपनिंग कमेंट आप दोनों से लेना चाहता हूं। समीर जी, कैसे देखा जाए आज का दिन? बड़ा दिन, लेकिन इस चुनाव को अगर देखा जाए, रिकैप किया जाए तो कैसे करेंगे आप? जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज का जो चुनाव है वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सारे चुनाव होते हैं, लेकिन ये जो चुनाव में कंटेस्टेंट हैं, तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों के लिए बहुत ही इसकी अहमियत है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश में है कि आ जाए, उसको 26-27 साल बाद एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिले। आम आदमी पार्टी जिन परिस्थितियों से गुजर रही है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो दिल्ली का चुनाव जीते,
नहीं तो फिर उसके लिए काफी संकट है, क्योंकि चुनौतियां उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत तमाम चुनौतियों का सामना अभी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए है कि उसमें अगर जिस तरीके से वो चुनाव लड़ी है, और पिछली बार की तुलना पिछले 2 चुनाव में उसको एक भी सीटें नहीं मिली, और जबकि उसके पहले 15 साल तक उसने लगातार शासन किया दिल्ली में, तो उसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि इस चुनाव में उसको वोट परसेंटेज भी बढ़े और उसकी सीटें भी कुछ न कुछ जरूर आए। इन तीनों लिहाज से क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये तीनों पार्टियों के लिए इस चुनाव की अहमियत बहुत है। और उससे भी ज्यादा अहमियत इस बात को लेकर है कि चुनाव आयोग के ऊपर इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी तमाम आरोप लगे। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें, जो सवाल उठाए गए मतदाता सूचियों में हेर फेर के, उसकी शिकायत दिल्ली विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल ने की थी। अब वहां के परिणाम और उन्होंने सीटों पर कितने वोट बढ़े हैं पूरी जानकारी वो दी थी। परिणाम आते हैं तो वो चीजें क्या वास्तव में उनके आरोप यहाँ सही होते हुए दिखाई पड़ेंगे या नहीं होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये तीनों पार्टियों के लिए तो इम्तिहान है ही ये चुनाव, जो राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा इम्तिहान है चुनाव आयोग के लिए भी है, ऐसा लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान का दिन इसलिए क्योंकि आज रिजल्ट आना है, लेकिन विपक्ष जिस ढंग से हमलावर रहा है चुनाव आयोग के ऊपर, क्या चुनाव आयोग यहां उस ट्रांसपेरेंसी को जिसकी जरूरत है उसको यहां लेकर आता है, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ ये भी कि चुनाव आयोग आखिर क्यों सुर्खियों में बना हुआ है। लोकसभा का चुनाव, उससे पहले के चुनाव और उसके बाद के 4 राज्यों के चुनाव, उसमें भी हरियाणा और महाराष्ट्र के रिजल्ट जो जिस ढंग से आए, और उसमें भी महाराष्ट्र में जिस ढंग से रिजल्ट आया है, उसको देखकर तो बहुत सारे लोग, और खासकर जो एनडीए के ही उनके ही साथी हैं, महायुति जो वहां है गठबंधन एनडीए का, वो भी उसमें से कई नेताओं से बात होती रही, वो भी आश्चर्यचकित थे कि इतना रिजल्ट तो हमने नहीं सोचा था, इतनी बम्पर जीत बीजेपी को मिल जाएगी, 132 सीटें बीजेपी के खाते में आ जाएंगी, ये इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो हुआ सो हुआ, मगर क्या सब कुछ सही हुआ, ये एक सवाल है। और आज क्या सब कुछ सही होने जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई अगर कह दें, तो जो आने वाला रिजल्ट है वो क्या सही रिजल्ट होने जा रहा है, सबकी निगाहें वहां टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज अमलेंदु जी कि यहां वोट प्रतिशत में इजाफा नहीं हुआ है, कुछ परसेंट, 0 पॉइंट समथिंग का इजाफा 60.44 का था, जो 60.53 में गया है। या आप समझ लीजिए, क्या यहां पर एक भय, एक डर या एक प्रेशर दिखाई दिया चुनाव आयोग के ऊपर, ताकि यहां कुछ नहीं बढ़ाया जाए, कुछ ना किया जाए? क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में 76 लाख वोट बढ़ गए थे, और ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था, और वोट प्रतिशत का में ज़बरदस्त इजाफा हुआ था, लगभग 10% का इजाफा। इसलिए भी यहाँ ये जानना जरूरी था। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर कैसे देखते हैं आप कि महाराष्ट्र का जिस तरीके से मामला उठा, तो उसका असर चुनाव आयोग पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और महाराष्ट्र के मसले को जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों ने और पूरे इंडिया गठबंधन ने मिलकर उठाया, उस पर लगातार डटे हुए हैं, और नए नए उसमें रोज खुलासे हो रहे हैं, और उसकी अभी तक जांच चल रही है, और जांच कर रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, किस किस तरीके से की गई हैं, पूरी क्रोनोलॉजी चुनाव आयोग की, किस तरीके से चुनाव आयोग ने धांधलियां की हैं, ये लेकर राजनीतिक विपक्ष जो है लगातार इस पर काम कर रहा है। और इसका दबाव साफ तौर पर चुनाव आयोग पर देखा गया कि अब उस तरीके से धांधलियां शायद जो है वो ना हुई हो जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुई है। तो कोई और रास्ते निकाले गए होंगे, नए रास्ते निकाले गए होंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही रास्ता अपनाया जाए कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र में किया वही अपनाया जाए, तो यहाँ हो सकता है कुछ और तरीके अपनाए गए हों। तो यहाँ राजनीति जो तरीके अपनाए गए वो पुलिस का सहारा लेकर, जो कुदर की मॉडल कहा जाता है या रामपुर मॉडल कहा जाता है, उसको यहाँ अपनाने की कोशिशें की गई दिल्ली में। लेकिन इस सबके बावजूद इसका जो ना बढ़ना है राजनीति, ये साफ संकेत दे रहा है कि एक तो अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो कहा यह जाता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी की वजह से लोग जो थे वो ज्यादा निकल कर आए। तो अगर ये अब तक ये होता रहा है, तो अगर इसको आप एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं मतदान बढ़ने को,
तो वो एंटी इनकम्बेंसी मतदान के रूप में सामने निकलकर नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल के विरोध में लोग कुछ बोल रहे हो, उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हो, वो एक अलग मसले हो सकते हैं, लेकिन बड़े तौर पर लोग साहब उसको वोट में बदल लेंगे उस नाराजगी को, ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया। अच्छा, और जो लोग मुखर भी थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ, तो वो वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता है, वो ज्यादा मुखर थे। अरविंद केजरीवाल का जो खुद का मतदाता जो उनके खिलाफ कुछ अगर बोल रहा था या उनकी नीति से नाराज था, तो वो मतदाता था जो सेकुलर था, या दूसरा आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय वाला था, तो वो मतदाता था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं गया। तो यानी अरविंद केजरीवाल को जो नुकसान हुआ भी है, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हुआ, ऐसा मुझको लगता है, और वो मतदाता कांग्रेस की तरफ गया। तो यानी कांग्रेस का मजबूती के साथ चुनाव लड़ना, उसने भी बीजेपी का ही नुकसान किया एक तरीके से देखा जाए। अरविंद केजरीवाल का नुकसान इस मायने में नहीं किया कि अगर वो मतदाता बीजेपी की तरफ जाता तो अरविंद केजरीवाल को ज्यादा नुकसान होता। तो अरविंद केजरीवाल से कम होना और बीजेपी की तरफ ना जाना, ये भी एक तरीके से अरविंद केजरीवाल का फायदा ही आप राजीव जी समझ सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन ने हो सकता है बहुत स्ट्रेटजी के साथ ये चुनाव भी लड़ा हो, कि ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, उसका फायदा बीजेपी ना उठाने पाए, ऐसा भी हो सकता है। बाकी अब जब परिणाम आएंगे तब देखेंगे कि हम लोगों का विश्लेषण जो है वो कितना सत्यता के नजदीक पहुंचता है। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम लोगों का विश्लेषण कितना नजदीक पहुंचता है, रिजल्ट किस दिशा में जाता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज की आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और परवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत मजेदार है ये तीनों का वहां नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ना। और दूसरी तरफ आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने अलका लांबा और फिर रमेश बिधूड़ी अपनी बातों, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां देखिए कि ये मिल्कीपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप याद कीजिए, मिल्कीपुर में भी चुनाव हुआ है, उपचुनाव मिल्कीपुर में और उपचुनाव इरोड में, तमिलनाडु के इरोड, और इधर उपचुनाव मिल्कीपुर में। दोनों जगह क्या कुछ होगा, क्या मिल्कीपुर में बीजेपी बाजी मारेगी या वहां पर समाजवादी पार्टी यानी कि एनडीए के सामने जो यूपीए है या इंडिया गठबंधन है वो बाजी मारेगा, ये देखना होगा। तो उधर मिल्कीपुर में जो अयोध्या से लगी हुई सीट है, अयोध्या ही कहें, और वो उस सीट पर और वहां पर भी तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए मिल्कीपुर की तस्वीर सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की ऐसी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और साथ में इरोड की भी। ये दिल्ली की तस्वीर है, देखिए दिल्ली में वोटिंग सेंटर, काउंटिंग सेंटर की ओर जाते हुए तमाम दलों के नेता भी रहते हैं यहाँ पे। और ये राजौरी गार्डन की तस्वीर है, राजौरी गार्डन से ये तस्वीर आ रही है जहां तैयारियां चल रही हैं, काउंटिंग की तैयारियां चल रही हैं। और काउंटिंग स्टाफ जो होते हैं वो जाते हैं, सुबह से लाइन में लगते हैं। ये तस्वीरें, और यहाँ स्क्रीन पर दोस्तों आपको बता दूं कि अलग अलग पूर्वी दिल्ली, दिल्ली पूर्व, पश्चिमी दिल्ली, और हर जगह 7 भाग में बांटी हुई दिल्ली को, यानी 7 संसदीय क्षेत्र जो यहाँ पे हैं, 7 जो सीटें हैं, और उसमें 10-10 सीटें विधानसभा की हैं। 7 संसदीय क्षेत्र, 10-10 सीटें विधानसभा की। आप बाएं और दाएं साइड में आप उसको देखेंगे, जिसमें 10 में से कितनी सीटें किस संसदीय क्षेत्र में किस पार्टी को आ रही हैं वो देखेंगे। ऊपर पूरा का पूरा आंकड़ा आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स के खाते में कितनी सीटें गई हैं, ये आंकड़े आप देखेंगे। 70 में से कितनी सीटें। नीचे इलेक्शन अपडेट हम दे रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, और साथ साथ हेडलाइंस दे रहे हैं। मिल्कीपुर और रोड उपचुनाव के भी आएंगे नतीजे, आप नीचे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसी खबरें आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और हम लोगों का विश्लेषण भी सुन सकते हैं। हर तरह से हम आप तक आज उन तमाम घटनाक्रमों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन पर आपकी निगाहें टिकी हुई हैं, आपकी क्यूरियोसिटी जैसी है उस हिसाब से। और अगर आप कोई सवाल सुनना, समझना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स तो है ही आपके लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी बात, अपने विचार रखिए और पहुंचाइए। तो बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी जुड़ने वाले हैं। आप सबको एक बार फिर नमस्कार करता हूं, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको, सलाम आप सबको। और सीधा एक बार फिर समीर आत्मज मिश्र जी के पास आना चाहता हूं। समीर जी, इस चुनाव को देखा जाए, मुद्दों की बात की जाए अगर, तो किन मुद्दों पर यह चुनाव सबसे ज्यादा हावी रहा? मुद्दे ही तो हावी नहीं रहे, यही सबसे बड़ी बात है इस चुनाव की। हम लोगों ने देखा कि शुरुआती दौर में
भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप ही लगाते रहे कि कोई राजमहल में रह रहा है, कोई शीश महल में रह रहा है, कोई यमुना में जहर मिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और उसका कारण ये था, कारण साफ है कि चूंकि दोनों ही पार्टियां पिछले 10 साल से ज्यादा समय से सत्ता में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और इधर आम आदमी पार्टी राज्य में, तो दोनों ही मुद्दों से थोड़ा दूर हटने की कोशिश कर रही थी कि मुद्दे न ही हावी हों, क्योंकि दोनों के ऊपर बहुत सारे वादे रहे और बहुत सारे वादों का वादा खिलाफी भी रही, बहुत सारे वादे नहीं पूरे हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी उसके जो प्रमुख वादे बिजली पानी फ्री करने वाली चीजें हैं वो लोगों को दे रहे हैं, तो उसका बार बार वो प्रचार प्रसार करते हैं। उसके अलावा स्कूल और जो हेल्थ और एजुकेशन की बात वो करते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोगों ने देखा कि मुद्दे दूर ही रहे। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी इन दोनों पार्टियों की तुलना में कहीं ज्यादा मुद्दों पर टिकी रही और वो ये भी दिखाती रही कि अपने शासनकाल के समय की जो तमाम उपलब्धियां हैं उसको वो दिखाती रही। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मुद्दों के लिहाज से यहाँ पर एक बार फिर अगर मुझे दिख रहा है तो सभी पार्टियां इसी बात पर फोकस किए हुए हैं कि वो कितना ज्यादा मुफ्त की चीजें जनता में बांट सकती हैं। सबका भरोसा इस पर रहा है, वो चाहे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। तो कोशिश सबने ये की, सबने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी मुफ्त चीजें बांटने के वादे किए हैं और जो पार्टियां सरकार में हैं वो दे भी रही हैं। लेकिन बहुत जरूरी चीजें जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सारे कुछ बहुत नदारद दिखे। हालांकि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी कितनी जरूरत है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने रिपोर्टिंग्स वगैरह में देखा कि दिल्ली में जो प्रमुख जगहों के अलावा अगर हम थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज होते हैं तो सड़कों की स्थिति है या फिर वहां पर स्कूलों और स्वास्थ्य की भी स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है जैसी कि हर जगह होती। जबकि राजधानी है वहां ये उम्मीद की जाती है कि दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा बेहतर हो। और ये सारे मुद्दे रहे अपनी जगह, बाकी जो पूरे देश भर के मुद्दे हैं वो तो अपनी जगह हैं ही। तो मुख्य रूप से ये सारी चीजें थी। लेकिन जहां तक देखा जाए राजनीतिक दलों को तो मुद्दों पर बात करने में तो सवाल तो उठाते हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं अपने तरह से उठाएंगी और सत्ता पक्ष अपने तरह से। भरोसा जो तीनों पार्टियों का दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि वोट मिलेंगे तो जितना हम मुफ्त की चीजें बांट सकते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उसी तरीके से दिखाई पड़ी है। इसीलिए तीनों ही पार्टियां इस तरह के वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबके वादे मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़े गए हैं, यानी दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पे पार्टियों ने लड़ा है। और उसमें आप देखिए आम आदमी पार्टी चूंकि ऑलरेडी 2 बार से सत्ता पर है और पूर्ण बहुमत के साथ, हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता पर काबिज होने की जो हैट्रिक है वो लग चुकी है, क्योंकि पहली दफा यानी 2013 में जो चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी और 49 दिन की 49 डेज की सरकार थी केजरीवाल की। फिर सरकार गिर गई थी और उसके बाद 2015 में चुनाव होता है। यही मौसम था, यही महीना था, जनवरी फरवरी का महीना। और वहां से फिर 15 के बाद 20 के बाद अब 2025 में भी अब देखिए फरवरी का महीना और आज तारीख 8 और आज रिजल्ट की बारी है। तो चुनाव दर चुनाव यहाँ आम आदमी पार्टी जीतती आई। अरविंद केजरीवाल सत्ता पर काबिज रहे। उनकी पार्टी, अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन 3 बार के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं दिल्ली के, और वो कह चुके हैं जब उन्होंने जेल से निकलने के बाद इस्तीफा दिया था और आतिशी को अपनी कुर्सी दी थी तो उन्होंने कहा भी था कि देश, यहाँ की जो दिल्ली की जनता है वो मुझे अब चुनकर लाएगी और मैं फिर सीएम बनूंगा। यानी आम आदमी पार्टी अगर सत्ता पर काबिज होती है, आज अगर रिजल्ट में आम आदमी पार्टी के पक्ष में रिजल्ट जाता है तो आप ये तय मानिए कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री के रूप में, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ही यहाँ पर आएंगे, ये दिखता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी। प्रशांत जी, एक ओपनिंग कमेंट आपसे भी। गुड मॉर्निंग आपको।
और सबसे बड़ी चीज कि कैसे आप देखते हैं प्रशांत जी, ये चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा गया ये हम कह रहे हैं, और सबसे उससे भी बड़ी बात कि आखिर बीजेपी 27 साल से जो सूखा है बीजेपी के लिए, वो क्यों इतना परेशान है दिल्ली के लिए? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे सत्ता में बैठने पर राष्ट्र में, पूरे देश में संदेश जाता है। दूसरी बात यह कि बीजेपी के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ पे आरएसएस बहुत मजबूत है, जी, जहाँ पे आरएसएस का सैकड़ों करोड़ का दफ्तर और बीजेपी का हजारों करोड़ का दफ्तर है, वहीं पे सत्ता में क्यों नहीं आ पाते? लगातार आप देश भर में अलग अलग जगहों पे सत्ता में आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ पाते? जी, तो इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता का बहुत दबाव है और समर्थकों का बीजेपी में, और वो भी तब जबकि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो बीजेपी लोकसभा की 7 सीटें जीतती रही है 2014, 19 और 24 के चुनाव में। तो लोकसभा में 7 जीत लेते हैं, विधानसभा में क्यों नहीं जीत पाते हैं, ये सवाल आता है। ये चुनाव बहुत अलग तरीके का चुनाव हुआ है पिछले कुछ एक चुनावों में, 3-4 चुनाव को अगर हम देखें तो, और वो अलग तरीके का इस तरीके से है कि 27 साल के बाद, यानी शीला दीक्षित के 3 टर्म और अरविंद केजरीवाल के 2.25 टर्म, इसको अगर हम देखें जी, तो उसमें इन पूरे चुनाव में बीजेपी इस चुनाव में सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अभी भी अगर सत्ता में नहीं आए तो फिर कब आए, ये सवाल है। दूसरा कि ये चुनाव पहली बार त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जब पहली बार, यानी 2015 के चुनाव की अगर हम बात करें, 67 सीटें, और उसके बाद 62 सीटें, जी, तो 60 के ऊपर उनका स्कोर रहा है। तो उसमें विपक्ष की स्थिति में भी पहली बार, तो विपक्ष की स्थिति में भी नहीं थी बीजेपी, 1/10 भी नहीं था। तो इस बार चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष है। पहली बार कांग्रेस ने चुनाव को लड़ा है जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं, तो ये तब्दीली है। बाकी जो मुद्दे हैं वो बीजेपी ने कई बार स्ट्रेटजी अपनी चेंज की, 3-4 बार चेंज की। अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया अपने चुनाव प्रचार के दौरान। कांग्रेस में संदीप दीक्षित जिसने चुनाव लड़ा, और संदीप दीक्षित के कैंडिडेटर की घोषणा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न्यू दिल्ली से, वहीं से तय हो गया था कि कांग्रेस इस चुनाव को लड़ेगी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने मजबूती से। बीच में लेकिन अफसोस की बात है कि बीच में कोई एक हफ्ता कांग्रेस का कैंपेन गायब हो गया। ये बड़ा विचित्र था कि बीच में कांग्रेस का कैंपेन गायब हो गया। राहुल गांधी को के लिए बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन कैंडिडेट अपना काम करते रहे। तो कैंडिडेट का काम बहुत समय मीडिया रिपोर्ट में नहीं आता है, लेकिन कैंडिडेट गली गली जाते रहे। कैंडिडेट ने जनसंपर्क किया। एक नए तरीके का चुनावी कैंपेन दिल्ली में देखने को मिला कांग्रेस की तरफ से, बहुत अरसे के बाद, कि जब वो बहुत अग्रेसिव जनसंपर्क उन्होंने किया। रिजल्ट कोई भी आएंगे, अभी 8 बजे से हम लोग रिजल्ट देखना शुरू करेंगे, तो कांग्रेस ने इसको त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। तो बहुत रोचक होगा देखना कि अरविंद केजरीवाल रिटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या बीजेपी सत्ता में आती है। एक इम्पॉर्टेंट जिसकी चर्चा हम लोग इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी करते रहेंगे और अभी भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि दिल्ली के इलेक्शन की 2 स्थितियां हैं। अभी कांग्रेस की स्थिति बहुत फ्रैंकली बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि कांग्रेस कई सत्ता के आसपास है। कांग्रेस का टारगेट डबल डिजिट
वोट शेयर लाना होगा, वो आ पाता है कि नहीं आ पाता है, इसी की लड़ाई है कांग्रेस की। दूसरा, अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं वापस तो राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर आने वाला है, और अगर वो नहीं आते, वो हार जाते हैं चुनाव, हार जाते मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनते, बीजेपी की सरकार बनती है, तब राष्ट्रीय राजनीति में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ये चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए। उसमें एक छोटा सा एक पॉइंट केवल अभी मैं ऐड करके शुरुआत करूंगा इस बात की कि देखिए, कांग्रेस जो है उसका रिवाइवल का प्रोसेस शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो हिंदी बेल्ट में जो कांग्रेस ने अपने जनाधार छोड़ दिए थे, खो दिए थे पिछले कई चुनावों में, वहां वो वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अब सोशल जस्टिस की राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को यहाँ पे डबल डिजिट मिलता है और अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं तो कांग्रेस के लिए ये मतलब जिसको कहें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अंग्रेजी में, कि उनको परोक्ष रूप से उनके कांग्रेस के लिए बेहतर होगा ये, क्योंकि उनकी नेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया गठबंधन में कॉम्प्लिकेशन कम होगा, पंजाब में चैलेंज कम होगा कांग्रेस को, दिल्ली में भी जो है, उत्तर भारत में भी कांग्रेस का, क्योंकि आम आदमी पार्टी की शुरुआत, आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, बीजेपी के खिलाफ नहीं हुआ है। तो जब बीजेपी चुनाव मजबूती से लड़ रही है तो इसलिए आप कांटे की टक्कर देख रहे हैं। अब अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो कांग्रेस के लिए परोक्ष रूप से ये बेहतर होगा। और बीजेपी देखिए, दिल्ली में हम लोग सब जानते हैं, दिल्ली में रहते हैं, सत्ता में दिल्ली में तो ऑलरेडी आधी सत्ता में तो बीजेपी है ऑलरेडी, पुलिस बीजेपी की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी का है, जो चाहते हैं वो करते हैं, वो जिस आदेश को चाहते हैं, जिस नियुक्ति को चाहते हैं करा लेते हैं। डीडीए यानी जो जमीन का मामला है, डीडीए वो है। तो ये शुरुआती कमेंट मेरा है कि ये हमको राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी रिजल्ट को हम देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने, आप याद कीजिए, लगातार डिमांड उनकी थी कि जो फॉर्म 17C है उसको आप जारी कीजिए, कितने लोगों ने वोट डाला इसको कीजिए। तो लेट नाइट कल चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे उसको जारी किया है, उसके ज़रिए ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और जिसमें 60.54% की कुल पोलिंग है। और आम आदमी पार्टी ने भी 17C अपलोड किया था। कुछ जगहों पे इसमें वेरिएशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कुछ एक सेंटर है जहां 100, आदर्श नगर दिल्ली में, वहां 100 सीटें, 100 वोट्स का अंतर है। आम आदमी पार्टी में ने जो जारी किया है 17C, उसमें 100 वोट कम है, 100 वोट कम है, लेकिन इधर चुनाव आयोग के आंकड़े के हिसाब से 100 वोट ज़्यादा है। ऐसे कुछ एक जगहों पे हैं, लेकिन मोटा मोटी ओवरऑल एक पहली बार ये देखा जा रहा है कि जो शाम 6 बजे तक के आंकड़े आए थे, 5 बजे तक के जो आंकड़े आए थे, और 5 के बाद 6 बजे के आंकड़ों में लाखों का परिवर्तन नहीं है, लाखों का अंतर नहीं है कह सकते हैं। तो एक ये थोड़ा सा लग रहा है कि एक प्रेशर ज़रूर है चुनाव आयोग के ऊपर, और उम्मीद यही है कि यहाँ पर किसी तरह की धांधली नहीं हुई होगी। चुनाव में पारदर्शिता हो, काउंटिंग में पारदर्शिता हो, ये सब कुछ देखने की ज़रूरत है। एक विश्वास चुनाव आयोग ने जो खोया है, क्योंकि हम लोग भी इस चुनाव के दौरान जब भी सड़कों पे थे, लोगों के बीच थे, तो लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि वोट तो डालते हैं, लेकिन हमारा वोट काउंट होगा कि नहीं होगा इसमें शक है। तो एक बहुत बड़ी बात जिस पर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो गई है कि यहाँ पर चुनाव आयोग को अपनी साख बचानी पड़ रही है। चुनाव आयोग कितना इसमें काम करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन राजीव कुमार ने जो कर दिया है
वो उससे चुनाव आयोग की साख पर कहीं ना कहीं धक्का तो लगा ही है। और इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। राजीव कुमार शेरो शायरी से बाहर निकलते और थोड़ा जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते। लेकिन हमेशा ऐसा देखा गया कि एक पॉलिटिशियन की तरह, एक राजनेता की तरह राजीव कुमार जवाब देते हुए नजर आए। और ऐसा लगा कि जैसे जो लोग पूछ रहे हैं वो उनका विपक्षी है, विरोधी दल है। विरोधी होना अलग बात है, लेकिन विरोधी दल होना अलग बात है। विरोधी दल आप तभी मानेंगे जब आप भी किसी दल का हिस्सा होंगे। तो क्या राजीव कुमार अपने आप को किसी दल का हिस्सा मानने लगे थे या मानते आए हैं? क्योंकि 18 तारीख को, इसी 18 तारीख को, 18 फरवरी को वो रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले ये सारे सवाल उनके ऊपर क्यों दागे गए, क्यों उनके ऊपर ऐसे सवाल उठ रहे हैं? अभी से कुछ देर बाद, जब लगभग घंटा भर बाद चुनाव के रिजल्ट आने शुरू होंगे, तब बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन 60.44% से 60.54%, यानी लगभग 0.10% का फर्क मात्र बहुत कुछ कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने की जरूरत है। जरा आना चाहता हूं एक बार फिर से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी को स्क्रीन पर ले आइए जरा जल्दी से। और अमलेंदु जी कैसे देखते हैं इसको? हाँ बिल्कुल राजीव, देखिए अब ये साफ नजर आ रहा है कि ये असर जो है चुनाव आयोग पर हुआ। कल जिस तरीके से मसले उठे, और हम लोगों ने भी कल जब न्यूज पॉइंट में ये मसला उठाया कि भाई अभी तक डाटा चुनाव आयोग ने अपलोड क्यों नहीं किया है, तो चुनाव आयोग राजीव जी राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रखता ही है, हम लोगों पर भी नजर रखता है कि हम क्या कह रहे हैं। और उसका असर देखने को मिला कि फिर ये डाटा जो है वो अपलोड किया गया, कि बताया गया भाई इतना चुनाव जो है वो मतदान हुआ है और ये फॉर्म 87 है। तो यानी राजीव जी अब दबाव जो है वो दिख रहे हैं। 70 सालों में मुझे लगता है कि इतने ज्यादा नाकारा और इस तरह से कहा जाए कि इतना ज्यादा पक्षपाती और खुलकर जो है सत्तारूढ़ दल के साथ खड़ा होने वाला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कोई नहीं हुआ जितना राजीव कुमार जो है वो हुए हैं। हालांकि कल जो है वो जो कांग्रेस का ईगल ग्रुप जो बना है उसने बाकायदा चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से मांग की है कि महाराष्ट्र की जो मतदाता सूची है, फोटो मतदाता सूची, वो डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराई जाए। अब ये कराता है नहीं कराता है, ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कराता है नहीं कराता, या कहेगा आपको नहीं कराई जा सकती क्योंकि सरकार ने कानून बदल दिए हैं। तो अब ये भी मतदाता सूची भी उस कानून की परिधि में है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा राजीव जी कि दी जा सकती है कि नहीं जा सकती है। लेकिन एक चीज चुनाव आयोग को समझ में आ गई है राजीव जी कि अब उस आंख मूंद कर और साहब उस संवैधानिक संस्था है इसलिए उस पर कोई सवाल न उठाया जाए, अब ये चीजें नहीं हो सकती हैं। और राजीव कुमार कम से कम इस बात के लिए तो बधाई के पात्र है कि उन्होंने ये भ्रम तोड़ दिया कि कोई संवैधानिक संस्था जो है वो निष्पक्ष रह सकती है और उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इसके लिए वास्तव में राजीव कुमार बधाई के पात्र है कि उन्होंने चौराहे पर लाकर चुनाव आयोग को खड़ा कर दिया, और राह चलता हर आदमी जो है वो अब थूकता है चुनाव आयोग की तरफ देखते हुए कि बेईमान और नरेंद्र मोदी का एजेंट के तरीके से काम कर रहा है चुनाव आयोग। इसके लिए तो राजीव कुमार कम से कम बधाई के पात्र है। एक बधाई राजीव कुमार को इसके लिए जरूर बनती है। राजीव बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समीर जी क्या कहेंगे राजीव कुमार को लेके, या कहें तो चुनाव आयोग को लेकर? चुनाव आयोग देखिए इधर बीच मैं देख रहा हूं कि पिछले काफी समय से कि कोई चुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें एक ही तरह के बार बार आरोप लग रहे हों, और आरोप ऐसे नहीं कि हवा में लग रहे हैं, उनके लिए एविडेंस दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग उनका संज्ञान ना लेते हुए एक लाइन का जवाब दे देता है कि सब ठीक है, कोई मतलब ये दिखाता है कि आपको जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, उनको अगर उस चुनावी प्रक्रिया से दिक्कत है तो आपके पास उसको सुनने का मौका भी नहीं है। आप सीधे ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि तुम तो ऐसे चिल्लाते रहो, हमको जो करना है हम उसी तरह से करते रहेंगे। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में हरियाणा का मामला देखिए पहुंची गया है कोर्ट में, सरकार ने नियम ही बदल दिए हैं, वो भी उसकी भी उस पर भी आएगा कुछ ना कुछ, हम देखते रहेंगे हम लोग। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे राजनीतिक दलों के अलावा जनता ही उतर कर बाहर आ गई कि भाई
ये तो जिसको राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हमारे वोटों की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कि हमने वोट दिया ही नहीं लेकिन वोट पड़ गया, दे किसी को रहे हैं पड़ किसी दूसरे को जा रहा है, तो ऐसा कैसे संभव है? जब जनता उतर आई और उधर संसद में भी और राजनीतिक दल एकजुट होकर इसके खिलाफ जब आवाज उठा रहे हैं, तो यही है बात की लोकतंत्र में कितने भी आप मजबूत हो जाए, सत्तारूढ़ पार्टी या कोई भी संस्था, लोकतंत्र की मजबूती और खूबी ही यही है कि आपको उसकी आवाज के सामने आपको झुकना ही पड़ेगा। अगर सही बात है, सही भी हो या गलत भी हो, अगर आरोप, राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार पार्टियां हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं तो आपको उनको बताना तो होगा ही कि आपके आरोप सही है या गलत है। जैसे तथ्यों के आधार पर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपको एविडेंस दिखाया जा रहा है कि ये देखिए सूची में ऐसी गड़बड़ी है, तो आप भी उनको दिखाइए कि हाँ नहीं गड़बड़ी है। लेकिन आप ये केवल एक लाइन का कह देंगे कि सारे बकवास है। बहुत, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत ही ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया चुनाव आयोग ने जो कि कहीं से भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो एक संवैधानिक संस्था किसी राजनीतिक दल के लिए ऐसा करेगी। यानी खुद भी एक पार्टी बनकर, जो आप कह रहे हैं कि वो भी एक संवैधानिक संस्था की बजाय राजनीतिक पार्टी की तरह से वो काम कर रही है। तो जितने दिनों से देख रहे हैं, बहुत सारे चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है जी। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से और विपक्ष के इन आरोपों को साबित करते हुए नहीं दिखाई पड़ा कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो चीजें नहीं दिखाई पड़ी। पहली बार ये आया है कि एक बैकफुट पर दिखाई पड़ा, या बैकफुट पर हम उसको क्या कहें, वो ये दिखाई पड़ा कि हाँ वो अब लोगों की बात सुनने को राजी है। जो कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो जिस तरह से चुनाव आयोग ने ट्वीट किया, तो सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जिस तरह से 2024 के चुनाव नतीजों ने दिखाया कि लोकतंत्र की मजबूती क्या होती है, लोकतंत्र क्या चीज है और उसमें जनता की आवाज का क्या महत्व होता है, उसी बात को रिफ्लेक्ट किया है कल चुनाव आयोग ने जो ट्वीट किया है। उसमें भी ये बात निकल कर आई कि आपको बताना ही पड़ेगा, सवाल अगर उठ रहे हैं तो उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप ना तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ना उसको आप हल्के में ले सकते हैं और ना ही उससे कन्नी काट सकते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बीच संदीप दीक्षित का बयान आया है, जरा संदीप दीक्षित को सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो चुनाव के रिजल्ट को लेकर, चुनाव को लेकर और अपनी पार्टी को लेकर। जरा सुनिए। आप कुछ नहीं, अभी आज तो काउंटिंग करने दीजिए, पता करें कौन जीतता है। सबको शुभकामनाएं। अरविंद केजरीवाल आज आप मत दे पाएंगे उनको सर? देखते हैं, अब आप 2 घंटे में पता चल जाएगा। शुभकामनाएं। क्या पहली आज कोई राजनीति है, आने दीजिए, 2 घंटे में चुनाव आने दीजिए रिजल्ट। लगातार ये सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं कि अलायंस, सर अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या अलायंस बनता है क्या नहीं, वो हाईकमांड तय करेगी, हम लोग नहीं तय करेंगे। अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो। एसीबी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर, हो गया, कल रात को हो गया, आज काउंटिंग करने दीजिए। चलो प्लीज। लेकिन आरोप निराधार है उनके, आपको लगता है? कुछ नहीं आइडिया है। ठीक है। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर संदीप दीक्षित को। संदीप दीक्षित को उम्मीद बहुत है अपनी पार्टी से और यहाँ की यानी दिल्ली की जनता से। दिल्ली की जनता ने किसको चुना है ये हम थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों में हमको समझ में आ जाएगा। हम आप तक पहुँचा देंगे रिजल्ट, जैसे हमारे सामने आना, जैसे जैसे आना शुरू होंगे वैसे वैसे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे कि चल क्या रहा है और कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही, कौन सी पीछे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने जो फॉर्म 17C कल अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं और फिर जो चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म 17C के जरिए ये बताया गया है कि कितने वोटर्स यहाँ वोट डाले हैं, तो इन दोनों को अगर देखिए तो उसमें अंतर है। डिफरेंस जो है वो कई सीटों पर बहुत ज़्यादा है, हजार वोटों का अंतर है। और यहाँ तो 100, 200, 150 वोट में प्रशांत जी यहाँ मामला जो है वो पलट जाता है, उलट जाता है। और यहाँ पर अगर हजार वोटों का अंतर है तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ भी की भी उम्मीद की जा सकती है। अब ये आम आदमी पार्टी को देखना है कि फॉर्म 17C उन्होंने जो अपलोड किया है वो कितना सही है और चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें कितना दम है, कौन सही कौन गलत, ये दोनों यानी ये पार्टियां और साथ में चुनाव आयोग, इन दोनों को देखना होगा। क्या सही कह रहा हूं प्रशांत जी? जी देखिए राजीव जी, बहुत लंबे समय से डीबी लाइव पे हम लोग इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि चुनाव में धांधलियों का कि सिर्फ ईवीएम एक वजह नहीं है,
बात ईवीएम से आगे भी है, और हम लोग बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वोटर लिस्ट की पवित्रता को, वोटर लिस्ट की सच्चाई को भी देखना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। और अब राजनीतिक पार्टियां उसी तरफ बढ़ रही हैं, और जो संकेत मिलते हैं वो इस बात को की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, डेटा का इस्तेमाल है, ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल है, एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा रैकेट चुनाव की धांधली का चल रहा है, जिसका उजागर होना बहुत आवश्यक है, वरना ये डेमोक्रेसी रह नहीं पाएगी। बल्कि मैं कहूं कि पिछले कई चुनाव में, मैं केवल महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले कई चुनाव में और खासकर उत्तर भारत के चुनावों में चुनाव अगर आप ऑडिट करेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ और दिखाई देंगे। छोटे छोटे ऑडिट हुए भी हैं, कुछ मीडिया हाउसेस ने किए हैं, कुछ सिविल सोसाइटी ने किए हैं। एक बड़े ऑडिट की आवश्यकता है। चाहे महाराष्ट्र को लेकर कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनसंख्या से ज़्यादा बड़ी वोटर लिस्ट है, तो और भी कई उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। तो वोटर लिस्ट की पवित्रता जो है वो बहुत बड़ा इशू है। अब किस तरफ, जैसे कल आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, electiontransparency.in, अब या transparentelection.in, तो वो वेबसाइट में उन्होंने सारे, कल मैंने जाके उस वेबसाइट को देखा, अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया जी, कि उसमें वो उन्होंने फॉर्म 17C अपलोड कर दिए सारे। जरूरत क्या है कि अब आप दुनिया भर के इलेक्शन को आप देखिए, दुनिया के इलेक्शंस को आप देखिए। क्या अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी ये काम कर रहे हैं? क्या इंग्लैंड में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ये काम कर रहे हैं कि एक पैरेलल सिस्टम चुनाव की मॉनिटरिंग का भी चला रहे हो? नहीं करते वो लोग, उनको आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में भी इसकी आवश्यकता नहीं थी। राजनीतिक पार्टियों का काम है जनता से संपर्क स्थापित करना, नीतियां बनाना, मैनिफेस्टो बनाना, और उस मैनिफेस्टो के आधार पर सरकारें बनाना या विपक्ष में रहना। इलेक्शन कमीशन की निगरानी करने का काम चुनाव इलेक्शन अगर पॉलिटिकल पार्टी का हो जाएगा तो वो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कि एक बड़ा रिसोर्स कांग्रेस पार्टी का लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष इसी खोजबीन में लगे हुए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, तो देश की समस्याओं पे क्या उनका ध्यान होगा। ये एक बड़ा रैकेट चल रहा है। और एक और रैकेट जिसकी तरफ कल रात आपके प्रोग्राम में मैंने इशारा किया था, पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन का। जी, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, रंगे हाथ पकड़े गए थे। बीजेपी के बड़े नेता उसमें कैमरे के सामने दिखाई दिए गए थे, पकड़े गए थे। सरकार उनकी आ गई, कुछ नहीं हो गया, मामला दब गया, चुनाव आयोग ने भी कुछ नहीं किया। पैसे बांटने का एक रैकेट चल रहा है, बड़ा रैकेट है, और उसका सीधा कनेक्ट ईवीएम से है, ईवीएम के डेटा से है। क्योंकि ईवीएम ट्रैक हो जाती है कि कौन सी ईवीएम पे काउंटिंग हुई, कितने वोट निकले, ये ईवीएम किस बूथ पर थी, उस बूथ में किसको पैसा बांटने के लिए दिया गया था, उतने वोट आए कि नहीं आए। ये एक पूरा सिस्टम चल रहा है जो इस बात की तरफ जो है चुनाव को प्रभावित करता है। तो दो स्तर पे काम है फ्रॉड जो अभी दिखाई दे रहा है ईवीएम के अलावा, कि पैसे बांटने का और टारगेटेड पैसे बांटने का, ईवीएम से डेटा मैच करके पैसा बांटने का रैकेट, और दूसरा कि जो इलेक्टोरल रोल्स है, जो मतदाता सूची है, उसमें ही फर्जी नाम जोड़ने का। ये दो बड़े रैकेट चल रहे हैं जिसको पेनिट्रेट करना, जिसको उजागर करना, जिसका भंडाफोड़ करना बहुत आवश्यक है। चुनाव आयोग का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। चुनाव आयोग एक राजनीतिक पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है। चुनाव आयोग का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा
ये काम समाज को, राजनीतिक पार्टियों को, पत्रकारों को और सिविल सोसाइटी को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पत्रकारों को, सिविल सोसाइटी को, इन सबको करना होगा। और दूसरा जो आप बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, पैसे बांटने वाला। एक तो इलेक्टोरल रोल्स में और उसमें हेरफेर, आंकड़ों में हेरफेर, और उसके साथ साथ पैसे बांटने का जो चलन बना हुआ है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। चुनाव में पारदर्शिता हो, बार बार हम लोग कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ और निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाए जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जितनी भी ऐसी धांधलियां हैं उसको रोका जाए। और इस बीच पूरी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं इधर दिल्ली में, दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स पे, काउंटिंग सेंटर्स पे। थोड़ी देर बाद हमारे तमाम साथी संवाददाता जो हैं वो अलग अलग सेंटर्स से आपसे जुड़ेंगे और वहाँ क्या सूरत हाल है वो बताएंगे। विजुअल्स जो हम तक आ रहे हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और दिल्ली के अलावा 2 उपचुनाव, मिल्कीपुर का उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्कीपुर के उपचुनाव के अलावा ईरोड तमिलनाडु में भी उपचुनाव है। इन दोनों उपचुनावों के नतीजे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ में दिल्ली की 70 सीटें, 70 विधानसभा सीटों पर क्या सूरत हाल है, किसकी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल्स मैक्सिमम हम लोगों को छोड़कर जितने भी आए हैं सारे एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। क्या आज बीजेपी की सरकार बनेगी या डीवी लाइव ने जो एग्जिट पोल बताया है उस हिसाब से आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होगी, देखेंगे थोड़ी देर बाद। बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट आना शुरू होंगे कुछ मिनटों के बाद ये सब कुछ हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि चुनाव की गतिविधियाँ और इस पर क्यों बार बार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए हमें चर्चा कर रहे हैं। इस बीच कई लोगों के बयान भी आ रहे हैं, उन बयानों को भी हम आप तक पहुँचाएंगे। चुनाव को लेकर, चुनाव के रिजल्ट को लेकर अभी संदीप दीक्षित को आपने सुना, थोड़ी देर बाद दूसरे और कुछ नेताओं को भी सुनाएंगे हम। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी चीज की ट्रायंगुलर फाइट, और इस ट्रायंगुलर फाइट में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, ये तीनों आमने सामने। कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी देर कर दी ये हम कह सकते हैं। और क्या यहां आइए जरा सौरभ भारद्वाज को पहले सुन लेते हैं, फिर समीरात्मक जी आपके पास आता हूं। और ट्रायंगुलर फाइट में कांग्रेस कहां थी ये भी समझेंगे आपके जरिए। पहले सौरभ भारद्वाज को सुनिए। सौरभ भारद्वाज भी चुनावी मैदान में हैं, आप जानते हैं, ये सुन लेते हैं। सभी लोगों को इंतजार है, नतीजों किस तरह से देख रहे हैं। चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पुलिस हो, तमाम शक्तियां जो हैं इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं, मगर जनता का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है। और मेरा मानना यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जगह जगह से इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। कितने आश्वस्त है जीत को लेकर, कितनी सीटें मिलेंगी आपको? देखिए, पूरी की पूरी आश्वस्त हूं। और मेरा मानना यह है कि जो सट्टा बाजार है वो भी कल रात से आम आदमी पार्टी को 44 से 45 सीटें दिखा रहा है। तो जब आदमी पैसा लगा रहा होता है तो वो जो है वो उसी पर पैसा लगाता है जहां उसको मालूम होता है कि वो जीतेगा। तो जब सट्टा बाजार भी 40-45 दे रहा है तो मैं मानता हूं कि 40-45 तो न्यूनतम सीटें हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी की आएगी। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वोटिंग के दौरान जिस तरह से आप चौकन्ने रहे उसी तरीके से काउंटिंग के दौरान भी आप पूरे चौकन्ने रहेंगे। और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने के बाद ही काउंटिंग स्टेशन से बाहर निकलना है। हम सब लोग आप लोगों का इंतजार करेंगे। ये मत सोचिएगा कि बाहर जश्न शुरू हो गया, आप वीवीपैट जो है छोड़ दें, वीवीपैट की काउंटिंग करा के बाहर आना है। सर, अरविंद केजरीवाल जो नेशनल कैंडिडेट है, उन्होंने फॉर्म 17 सीओ डाटा को लेकर सवाल उठाते तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कंसर्न करते हुए कहा कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी गई है, सिर्फ एलिगेशंस है। क्या कहेंगे? देखिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसीबी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो,
ये जो भी लोग इन पदों पे बैठे हैं इन्होंने अपना कोई नुकसान नहीं किया, क्योंकि इनकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि इनका कोई नुकसान हुआ हो। मगर ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो देश की आज़ादी के 75 साल में ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, इनकी एक साख बनी थी, इनकी एक न्यूट्रलिटी बनी थी, उस न्यूट्रलिटी को इस तरीके के लोगों ने और इस केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़े दुष्परिणाम आएंगे, क्योंकि इनके बाद जो सरकारें आएंगी वो भी फिर इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का इसी तरीके से दुरुपयोग करेंगी। आखिर दो छोटे छोटे सवाल सर, एसीबी ने नोटिस दिया है अरविंद सर को हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामले में, क्या कहेंगे? अगर प्रूफ दीजिए, इनमें सबूत भी। अरे भैया, काउंटिंग करा लें या एसीबी के बाबुओं को अभी प्रूफ दें? कल आ जाना, एसीबी के लोग सारे के सारे प्रूफ दे दिए जाएंगे। और वो एसीबी जो 1100 रुपए बटते रहे और आंख बंद करके बैठी रही, जहां जूते बट रहे थे, साड़ियां बट रही थी, शॉल बट रही थी, इलेक्शन वाले दिन जहां पे कैश बट रहा था जंगपुरा के अंदर, वो एसीबी आज इतनी फुर्ती के अंदर है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो एसीबी वालों, और कुछ नहीं तो उस वर्दी की शर्म कर लो। वो वर्दी किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी एलजी की नहीं है, वो वर्दी देश के संविधान ने तुम्हें दी है। थोड़ी तो गरिमा रखो, थोड़ी तो शर्म रखो। बीजेपी नेता हैं सदोष चंद्र, उनका आरोप लगाकर भाग जाना पुरानी राजनीति रही है। अरविंद केजरीवाल की बाद में माफी मांगते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। आज सुबह संदीप दीक्षित ने भी कहा कि अभी पोल्स के बाद बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा नहीं होगा, ये हाईकमांड डिसाइड करेगी। किस तरह से? देखिए, हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ ना होगा, ना हमें उनकी जरूरत है। अगर जरूरत पड़ती है, हमें कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहें। आम आदमी पार्टी अपने बल पे, दिल्ली वालों के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी अपने बल पे और दिल्ली वालों के आशीर्वाद से अपनी सरकार बनाने जा रही है और लगातार सत्ता पर काबिज रही है पिछले 10 साल से, 11 साल से आम आदमी पार्टी। क्या आगे भी 5 साल के लिए दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को चुन के लाएगी? लेकिन ट्रायंगुलर फाइट जिसकी बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी की, ये पहली दफा है पिछले 10 साल में कि ट्रायंगुलर फाइट है। और कांग्रेस पार्टी भी उतनी मजबूती के साथ यहां पर चुनावी मैदान में उतरी थी, अपने दिग्गजों को उतारा था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन क्या सचमुच इस ट्रायंगुलर फाइट में कांग्रेस पार्टी वो फाइट दे पाई है? एक सवाल है और ये बड़ा सवाल है। जरा इसी सवाल के साथ आप तीनों के पास आना चाहता हूं। सबसे पहले समीर जी, कैसे देखते हैं इसको? क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी उसी दमदारी के साथ, उसी ढंग से फाइट करते हुए चुनावी मैदान में नजर आई? जी, फाइट करती नजर तो आई ही, खासतौर पर अगर पिछले 2 चुनाव को देखा जाए, जिसमें कहीं से भी नहीं लगता था कि वो लड़ाई में है। लेकिन लड़ाई में होती वो शुरुआत से ही दिखाई पड़ी। हालांकि बीच में थोड़ा जरूर ऐसा लगा कि वो नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसके उम्मीदवार और उम्मीदवारों का जिस तरह से चुनाव किया गया था, चाहे नई दिल्ली सीट हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, जितने बड़े नेता दिल्ली के थे सबको चुनावी मैदान में उतारा गया था। और ट्रायंगुलर फाइट का महत्व कितना है और उससे उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, वो सौरभ भारद्वाज को अभी हम लोग सुन रहे थे, उससे भी बहुत कुछ पता चल रहा है। दोनों चुनाव में 60 के ऊपर, यानी एक तरह से क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी अब वो भी मान रही है कि 40-45 सीटें उसके लिए कितनी महत्व रखती है अगर आ जाती हैं तो ये उसको पता है कि, और ये ट्रायंगुलर फाइट अगर सीधी लड़ाई होती तो शायद आम आदमी पार्टी इससे ज्यादा की उम्मीद करती। लेकिन जो ट्रायंगुलर फाइट है उसमें इसको चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाया है। और कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी, ऐसा कहा जा रहा था और रिजल्ट आने पर वो देखा जाएगा कि किस तरह से होता है, लेकिन ये माना जा रहा था कि केवल आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी केवल आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी, भारतीय जनता पार्टी को भी उससे नुकसान होगा। और ये लेकिन दिल्ली विधानसभा के नतीजों को अगर देखें और भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव के वोट को देखें, उसका वोट परसेंटेज कमोवेश वही रहा है, एक 32-34% के आसपास टिका रहा है। अब इस बार अगर वो कम होते हैं या बढ़ते हैं और सीटों में किस तरह से तब्दील होते हैं, तो इसमें मुख्य भूमिका यही होगी कि कांग्रेस पार्टी ने हर सीट पर किस तरह से टक्कर दी है। तो ये ट्रायंगुलर फाइट जो है वो
भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगी, ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी को नुकसान निश्चित तौर पर ज्यादा होगा। नुकसान इसलिए भी ज्यादा होगा क्योंकि अभी पिछले 2 चुनाव में उसके पास 60 से ज्यादा सीटें रही हैं, तो जो 2-4 सीटें, 1 सीट भी घटती है तो नुकसान ही है। और अगर 40-45 पर, जैसा कि सौरभ भारद्वाज को भी लग रहा है या जो डीबी लाइव का एग्जिट पोल भी बता रहा है, उस लिहाज से भी देखें तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी फिलहाल में 8 सीटें थी, 8 विधायक थे, उससे पहले भी उसके पास 3 ही विधायक थे। तो गेन अगर 2-4 सीटें भी बढ़ती हैं और संभावना पूरी जताई ही जा रही है तो उसके लिए गेन होगा। कांग्रेस पार्टी वोट परसेंटेज बढ़ता है या सीटें आती हैं, कितनी आती हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ भी अगर होगा तो वो उसको फायदा पहुंचाने वाला होगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो सरकार किसी की भी बने, लेकिन नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा और फायदे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दिखाई पड़ेगी। तो ये इस ट्रायंगुलर फाइट का नतीजा यही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखें, अगर उसके वोट परसेंटेज जो उसको एक तरह से माना जाए, उसने कहा नहीं लेकिन हम सारे लोगों को ये पता है कि उसका बड़ा टारगेट ये था कि डबल डिजिट में उसके वोट परसेंटेज आए, और दूसरे ये है कि कुछ सीटें आए, चूंकि पिछले 2 चुनाव में उसकी एक भी सीट नहीं थी, 0 सीटें थी। तो अगर ये उपलब्धि उसको हासिल होती है, ये उसके लिए एक बहुत मायने रखती है। जिस तरह से अब आधार बढ़ रहा है उत्तर भारतीय राज्यों में, जहां से बिल्कुल स्थितियां उसके लिए विपरीत हो चुकी थी, तो उसको आने वाले चुनाव में दूसरे राज्यों में इस कॉन्फिडेंस का फायदा मिलेगा। तो दिल्ली में सीटें आती है या वोट परसेंटेज अगर उसके जो तय उसने अपना जो डिसाइड कर रखा है कि 10% के ऊपर अगर वोट शेयर आता है, तो ये उसके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए यही बड़ी उपलब्धि होगी। और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में जो कमजोरी होगी, जितना उसका वोट परसेंट गिरेगा, सीटों में कमी आएगी, निश्चित तौर पर वो फायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल उसको बहुत ज्यादा सीटों की उम्मीद न तो कांग्रेस पार्टी ने ही की होगी और न कहीं से दिखाई पड़ रहा है। मजबूती से चुनाव जरूर लड़ी है और मजबूती से चुनाव लड़ने का फायदा यही होगा कि उसका वोट शेयर इस बार पिछले 2 चुनाव की तुलना में बढ़ा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्यों ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रायंगुलर फाइट में कौन कहाँ है, कांग्रेस पार्टी कहाँ है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, अब कांग्रेस ट्रायंगुलर फाइट में कहाँ है, ये कांग्रेस किस तरह से लगी है उसको देखा जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरे चुनाव में लक्षित करके चुनाव लड़ी है, मतलब सीटें लक्षित करके चुनाव लड़ी है। ऐसा लगता है कि पूरे दिल्ली में जो उसने एक तरीके से कहा जाए कि उसने सीटें चिन्हित की, उन सीटों पे उसने दमदारी के साथ लड़ा। यानी कि पूरा ध्यान जो था वो ये था कि सीटें भी कुछ निकले और मत प्रतिशत भी बढ़े, ये उसका अपना टारगेट था। लेकिन जो विचारधारा के स्तर पे था, तो विचारधारा के स्तर पर उसने एक तरह से कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल को काफी ज्यादा डेंट किया। बीजेपी जो डेंट नहीं कर पा रही थी, वो उससे ज्यादा डेंट कांग्रेस ने किया है, और ये तलखी जो है वो आम आदमी पार्टी के लोगों में वो समझी भी जा रही है। हालांकि एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है कि अगर कल को कोई परिस्थिति बनती है राजीव जी, तो इंडिया गठबंधन फिर एकजुट दिखाई देगा। क्योंकि संदीप दीक्षित जिस तरीके से उनका हम लोगों ने सुनवाया और जो मतलब बात करने से मना कर रहे हैं कि वो हाईकमान तय करेगा सारी चीजें जब बता रहे हैं, तो ये तो साफ स्पष्ट संकेत है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि कांग्रेस की आवश्यकता पड़ती है या कांग्रेस इस स्थिति में आ जाती है कि भाई 1-2 सीट भी आती है और इस स्थिति में होती है कि उसकी मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो साफ है कि वो क्या होगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती से लड़ना चाहिए था, और अगर कांग्रेस और ज्यादा मजबूती से लड़ती और जो तैयारियां उसने राजीव जी आखिर के 6 या 7 दिनों में की, अगर ये 6 महीना पहले से उसने ये तैयारियां की होती और विचारधारा के तौर पे या गठबंधन के तौर पे ये भ्रम जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद ही तोड़ दिया था कि उसे कांग्रेस के साथ नहीं लड़ना। गोपाल राय जो उनके नेता है, उन्होंने लोकसभा चुनाव का परिणाम आते ही दूसरे या तीसरे दिन घोषणा कर दी थी कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था और आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी।
तो कांग्रेस को भी उसी समय तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए थी और ये समझ लेना चाहिए था कि अब चाहे आम आदमी पार्टी कितना भी कहे कि समझौता करना है, तो समझौता अब नहीं करना है, अकेले चुनाव लड़ना है। और आम आदमी पार्टी जो थी वो कांग्रेस को भी आखिरी समय तक एक दूसरे कहा जाए कच्चा देती रही कि गठबंधन कर लिया जाए, गठबंधन कर लिया जाए, और जबकि उसको गठबंधन नहीं करना था, उसे अकेले ही जाना था। तो आम आदमी पार्टी इस तरीके से देखा जाए कि तो मतलब जो धूर्त राजनीति है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई आगे है तो उसमें आम आदमी पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको उन्होंने बार बार साबित किया है हर तरीके से, तो उसमें वो काफी आगे रहे। तो कांग्रेस को अब राजीव जी धूर्त राजनीति के भी गुण थोड़े सीखने पड़ेंगे। सिर्फ सैद्धांतिक बातें करने से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। सैद्धांतिक राजनीति से सरकार जब बन जाती है तब सिद्धांत चलाए जाते हैं। सरकार में आने के लिए सिद्धांत नहीं चाहिए होते हैं, उसके लिए चुनावी गठबंधन, चुनावी रणनीतियां और धूर्तता चाहिए होती है। तो जो राहुल गांधी ने जब कहा था, अरविंद केजरीवाल साहब पहली बार जीत कर आए थे कि हमको बहुत सीखने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर ये सीखने की आवश्यकता है कि राजनीति में धूर्तता का इस्तेमाल किस तरीके से और किस हद तक जाकर किया जा सकता है। तो वो सीखने की आवश्यकता कांग्रेस को बहुत ज्यादा है, क्योंकि चुनाव जो है वो धूर्तता से ही जीते जाते हैं, ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। तो ये बहुत कुछ जो है वो करना पड़ेगा। हालांकि उनका हर पार्टी का अपना अपना मसला होता है कि उसको किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम उनको कोई सलाह देने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि अगर आपको जो आप सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, अगर आप उन नीतियों को लागू करना भी चाहते हैं तो लागू तभी होंगे ना जब आप सरकार में होंगे। और सरकार में आप कब होंगे? जब आप चुनाव जीतेंगे। और चुनाव आप कब जीतेंगे? जब आप चुनाव को गंभीरता से लेंगे, चुनाव को चुनाव की तरीके से लेंगे। अगर आप चुनाव को भी सेमिनार की तरीके से लेने लग जाएंगे तो फिर सेमिनार ही होगा, फिर चुनाव थोड़ी होगा। तो चुनाव और सेमिनार के बीच का अंतर समझना पड़ेगा और कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि वो एनजीओ नहीं है, राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल की तरीके से ही व्यवहार करें, एनजीओ की तरीके से व्यवहार करना बंद करें। एनजीओ वाले लोगों को साथ रखना बहुत अच्छी बात है। आपकी जो पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार हो आप उनको साथ रखिए, नीतियां तैयार हो उनको साथ रखिए। जब आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो आप योगेंद्र यादव की ढपली भी खूब बजवाइए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चुनाव में सोचेंगे कि ये ढपली बजाकर आप चुनाव जीतेंगे, तो ढपली बजाकर जेएनयू में चुनाव जीते जा सकते हैं, राजीव जी विधानसभा के चुनाव नहीं जीते जा सकते। तो कांग्रेस को तय करना है कि उसे जेएनयू का चुनाव लड़ना है कि विधानसभा में चुनाव लड़ना है। तो ये उनको तय करना पड़ेगा, ये हमको तय नहीं करना राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्हें जेएनयू का चुनाव लड़ना है या उन्हें दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ना है, ये बात कह रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों चुनावी मैदान में हैं और तीनों चुनावी मैदान में आखिर कौन कहां है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ तीन साथी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी और समीरात्मज मिश्र जी। ये तीनों हमारे साथी विश्लेषण कर रहे हैं अलग अलग मसलों पर। और आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल कहता हूं और आदाब करता हूं आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आप सबको जो सुबह सुबह जगे हैं उन सबको। खासकर चाय की चुस्की लीजिए और इस कार्यक्रम को देखिए। थोड़ी देर बाद, अभी से ठीक आधे घंटे बाद, मतपेटियां खुलना शुरू होंगी, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वहां से क्या निकल के आता है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ा सा वक्त है, आधे घंटे का वक्त, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बीच तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, और तैयारियां यहाँ के अलावा उधर तमिलनाडु के ईरोड में भी चल रही हैं, और तैयारियां जो हैं वो अयोध्या मिल्कीपुर में भी चल रही हैं। लेकिन इधर तीन साथी, प्रशांत टंडन जी, कितना यहां पर दमदारी से कांग्रेस लड़ती हुई आपको दिखाई दी? देखिए, मैं जरा इसमें वोट शेयर की चर्चा करूंगा जी। और दिल्ली का वोट शेयर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, राज्य कहना उसको ठीक नहीं होगा, शहर है और कॉस्मोपॉलिटन शहर है। इस शहर में देश के हर और दुनिया के हर कोने के लोग रहते हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे दुनिया के हर कोने की, हर इलाके की संस्कृति, उसका खाना पीना, वहाँ के लोग आपको दिखाई देंगे। तो दिल्ली में मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स भी हैं जिसकी लड़ाई ट्रंप लड़ रहे हैं। दिल्ली में दक्षिण भारतीय लोग भी बहुत रहते हैं, उनके मंदिर भी हैं यहाँ पे। तो कई इलाके हैं। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के भी लोग रहते हैं, दिल्ली में देश के, दुनिया के कई तमाम हिस्सों के लोग रहते हैं। बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन शहर है दिल्ली जी। और इतना कॉस्मोपॉलिटन शहर भारत में तो कोई दूसरा नहीं देखा जहाँ पे इतनी विविधता हो। तो देश के हर इलाके के लोग रहते हैं।
वोटरों को प्रभावित करने वाले लोग उत्तर भारत के हैं और यूपी बिहार के लोग हैं। यहाँ बंगाली समाज भी रहता है, 2-3 मोहल्लों में रहता है और अच्छी तादाद में रहता है। जी। अब इस वोट शेयर को जरा हम लोग क्रैक करते हैं कि ये क्या है, और कांग्रेस का आपने सवाल पूछा तो शुरुआत वहीं से करते हैं। देखिए, एक इंडिकेशन मिला कि एमसीडी के चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस ने कुछ सीटें जीती, 8 सीटें शायद जीती उसमें, और उसमें बड़ा जो एक मूवमेंट दिखाई दिया कि जो दंगाग्रस्त इलाके थे जहां पे दंगे हुए थे वहां से कांग्रेस को एज मिला। दूसरा एक इंडिकेशन हमको मिलता है दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में। दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव बड़ा चुनाव है और उसमें दिल्ली के ही युवा होते हैं और उसमें एनएसयूआई का अध्यक्ष जीतता है। तो ये 2 इंडिकेशन है कि इस बीच ये ब्रेकिंग आप देखिए, आधे घंटे बाद शुरू होगी काउंटिंग। आधे घंटे बाद शुरू होगी काउंटिंग। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, वोटिंग नहीं काउंटिंग। आधे घंटे बाद काउंटिंग शुरू होगी और सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग गिनती शुरू होगी। तो ये आधे घंटे बाद, ठीक आधे घंटे बाद शुरू होगी काउंटिंग। थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि पहले किस चीज़ की काउंटिंग होगी। तो वोटिंग काउंटिंग जो है वो बैलेट पेपर की होगी, होना भी वही चाहिए। लेकिन खैर, प्रशांत टंडन जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। प्लीज।